नमस्ते, मैं सीमा शर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतलाम में पदस्थ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 से जुड़ी हुई सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, परिवाद के प्रोविज़न्स, रूल्स और प्रोसेस के बारे में। मैंने देखा है कि जब समुचित प्राधिकारी इस एक्ट के उल्लंघन से जुड़े अपराधों के संबंध में सर्च सीजर के लिए टीम का गठन करते हैं तो उसमें लीगल एक्सपर्ट होने के नाते प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को भी सम्मिलित रखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से सेक्स सिलेक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इस एक्ट का सेक्शन 27 कहता है कि इस एक्ट के सभी अपराध संज्ञेय होंगे, लेकिन सेक्शन 28 कहता है कि न्यायालय इस एक्ट के अपराधों का संज्ञान परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इस एक्ट के अपराध संज्ञेय होने के बावजूद भी इसमें परिवाद पर ही संज्ञान लिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि परिवाद कौन पेश करेगा, तो सेक्शन 28 3 ऑप्शन बताता है। इन 3 में से किसी के द्वारा परिवाद पेश किए जाने पर ही न्यायालय संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं। सबसे पहला है समुचित प्राधिकारी। समुचित प्राधिकारी के द्वारा परिवाद पेश किया जाएगा तो कोर्ट संज्ञान लेगा। दूसरा है समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी। तीसरा है कोई व्यक्ति जिसने अपराध की तथा परिवाद पेश करने के अपने आशय की समुचित प्राधिकारी को कम से कम 15 दिन की सूचना दी हो, ऐसा व्यक्ति भी परिवाद पेश कर सकता है। यहाँ पर जो व्यक्ति शब्द है उसमें सामाजिक संगठन भी सम्मिलित है। इस एक्ट में विचारण के संबंध में इस धारा में बताया गया है कि महानगर मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी फर्स्ट क्लास इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल करेंगे। इस एक्ट में समुचित प्राधिकारी कौन है? सेक्शन 17 कहता है कि राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी और जिला स्तर पर कलेक्टर को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अब ये देखना यह है कि समुचित प्राधिकारी को क्या शक्तियां हैं। तो सेक्शन 17A बताता है कि समुचित प्राधिकारी को समन्स जारी करने और तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति है। इस एक्ट से जुड़ी हुई सर्च सीजर की प्रोसेस को समझने के लिए इस एक्ट का सेक्शन 30, रूल 12 और सीआरपीसी के सेक्शन 99 से 105 तथा 165 को एक साथ पढ़ा जाना आवश्यक है। इस एक्ट का सेक्शन 30 कहता है कि यदि समुचित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किसी स्थान में किया गया है या किया जा रहा है, उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी सहायता के साथ जो उन्हें आवश्यक लगे उस स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा तथा वहाँ पर पाए गए दस्तावेजों, अभिलेखों, वस्तुओं, पदार्थों की परीक्षा कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा, उन्हें जब्त कर सकेगा और सीलबंद कर सकेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है तथा इसी सेक्शन में यह भी लिखा है कि इस एक्ट के अपराधों के सर्च और सीजर से जुड़ी कार्यवाही पर सीआरपीसी के सर्च और सीजर के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि समुचित प्राधिकारी को अपराध घटित होने की सूचना मिलने पर या उसे ऐसा विश्वास होने पर वह अपने लिखित आदेश के द्वारा किसी टीम का गठन कर सकता है और उस टीम को वह अधिकृत कर सकता है कि वह उस स्थान में जाकर सर्च और सीजर की कार्यवाही करे। इस संबंध में समुचित प्राधिकारी तलाशी वारंट भी जारी कर सकता है। जब ऐसी टीम का गठन किया जाएगा तब वह टीम संबंधित स्थान पर जाकर समुचित प्राधिकारी के उस आदेश को
संबंधित व्यक्ति को दिखाएगी या तलाशी वारंट को दिखाएगी और उसके बाद में उस स्थान में प्रवेश करके तलाशी की कार्रवाई करेगी। अब हम ये देखेंगे कि तलाशी की कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी और उसके लिए किन किन नियमों का, प्रावधानों का पालन करना होगा। तो सेक्शन 100 सीआरपीसी के जो प्रोविज़न्स है उनकी कंप्लायंस यहाँ किया जाना ज़रूरी है। 2 स्वतंत्र साक्षी जो उसी लोकेलिटी के हों, उन्हें तलाशी के समय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाना आवश्यक है। और यदि उसी लोकेलिटी के स्वतंत्र साक्षी न मिले या कोई व्यक्ति तैयार न हो तो किसी अन्य लोकेलिटी के 2 स्वतंत्र साक्षियों को तलाशी के समय उपस्थित रखा जाना होगा। इन स्वतंत्र साक्षियों का चयन समुचित प्राधिकारी के द्वारा या उस अधिकारी के द्वारा जिसके द्वारा तलाशी की जा रही है उनके द्वारा किया जाएगा। और ये ध्यान रखा जाएगा कि ये चयन पक्षपातपूर्ण तथा हितबद्ध नहीं होना चाहिए। और यदि उस स्थान में किसी व्यक्ति के पास लिंग जांच से संबंधित कोई उपकरण या कोई दस्तावेज होने की संभावना लगे या शंका हो तो उस व्यक्ति की तलाशी भी ली जा सकती है। यदि वह व्यक्ति महिला है तो उसकी तलाशी किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही ली जाना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि जब निरीक्षण दल निरीक्षण के लिए जाता है तब उसे दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना चाहिए कि उन्हें क्या क्या देखना है वहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट, वहाँ जाकर ये देखना चाहिए कि वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का प्रदर्शन किया गया है या नहीं। दूसरा, महिला की सहमति ली गई है या नहीं। तीसरा, घोषणा के संबंध में उस महिला के हस्ताक्षर लिए गए हैं या नहीं। और जो चिकित्सक परीक्षण कर रहा है उसके भी घोषणा के संबंध में हस्ताक्षर लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। रेफरल स्लिप जो है वो प्रस्तुत की गई है या नहीं की गई है। जो अपेक्षित फॉर्म्स हैं वो भरे गए हैं या नहीं। अपेक्षित अभिलेख का संधारण किया गया है या नहीं। और इस अधिनियम और नियमों की कम से कम एक प्रति उस परिसर में ग्राहकों के परिशीलन के लिए उपलब्ध है या नहीं। संस्थान के द्वारा लिंग जांच कानूनी अपराध है या भ्रूण का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है कि चेतावनी के 2 नोटिस बोर्ड अंग्रेजी भाषा और स्थानीय भाषा में संस्थान के सहज दृश्य स्पष्ट रूप से दृश्यमान स्थान पर लगाए गए हैं या नहीं। अब हम देखेंगे कि जब्ती की कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी। समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जब तलाशी लेगा तो तलाशी में प्राप्त समस्त दस्तावेज, अभिलेख, वस्तुओं और पदार्थों की जब्ती की जाएगी। इसके संबंध में एक सूची उनके द्वारा बनाई जाएगी। समस्त वस्तुओं की एक सूची 2 प्रतियों में बनाई जाएगी और प्रत्येक प्रति पर समुचित प्राधिकारी या संबंधित जब्तीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे तथा साथ ही स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर भी होंगे। जब्ती पंचनामा जब्ती स्थल पर ही बनाया जाएगा और यदि ऐसा किया जाना संभव न हो तो ऐसा न कर पाने का कारण उल्लेखित करते हुए जब्ती पंचनामा किसी अन्य स्थान पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। जब्ती पंचनामे की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके कब्जे से संपत्ति जब्त की जा रही है और यदि किसी अन्य स्थान पर जब्ती पंचनामा बनाया गया है तो जब्ती पंचनामे की प्रति रजिस्टर्ड डाक से उसे भेजी जाएगी। तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान उस स्थान के अधिभोगी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जब्ती की कार्यवाही करने वाला अधिकारी जब्त की गई प्रत्येक सामग्री पर जब्ती चीट चिपकाएगा। उस पर जब्ती चीट पर जब्तीकर्ता अधिकारी और स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जब्तशुदा सामग्री को सीलबंद करके अपनी कस्टडी में वह अधिकारी ले लेगा। जब्ती पंचनामे की छाया प्रति सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट को समुचित प्राधिकारी के द्वारा भेजी जाएगी और इस संपूर्ण कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि समुचित प्राधिकारी उचित समझे तो पुलिस की सहायता भी ले सकता है। यदि
जब्त की गई सामग्री ऐसी है जो प्राकृतिक रूप से खराब होने योग्य है तो उसके रख रखाव की व्यवस्था समुचित प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी और ऐसी व्यवस्था होने तक उसी संस्थान का रेफ्रिजरेटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में उस रेफ्रिजरेटर को भी सील किया जाएगा और उसका उल्लेख जब्ती पंचनामे में किया जाएगा। यदि जब्तशुदा सामग्री ऐसी है जिसे टेस्ट के लिए भेजा जाना है तो उसे अविलंब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। यदि तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही एक दिन में समाप्त नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में वह संस्थान सील किया जा सकता है और सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा गार्ड तैनात किया जा सकता है। तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही के समय जब्ती पंचनामे के अलावा एक मौका पंचनामा भी बनाया जाता है। यह पंचनामा तलाशी और जब्ती करने वाले अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है और इस पर वह दिनांक और समय लिखा जाता है जिस समय यह कार्रवाई की जा रही है और इसमें वो संपूर्ण कार्रवाई भी लिखी जाती है जो वहाँ पर की गई है। इस पंचनामे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तलाशी के दौरान क्या क्या उल्लंघन होना पाया है, अर्थात जो जो अपराध घटित होना पाया है उसके आवश्यक तत्व इसमें अवश्य लिखे जाना चाहिए। इस पर समुचित प्राधिकारी या जो मौके पर कार्यवाही कर रहे हैं उन अधिकारी और पूरी टीम के हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा स्वतंत्र साक्षियों के भी हस्ताक्षर किए जाते हैं और उस स्थान के भाषाधक व्यक्ति या उसकी ओर से उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। जब्ती और तलाशी की कार्यवाही किए जाने के पश्चात संबंधित अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति के कथन लेख किए जाएंगे जिसके विरुद्ध परिवाद पेश किया जाना है। इस संबंध में डॉक्टर उमाशंकर राव वाला केस अवलोकनीय है। जब्तशुदा सामग्री को सीलबंद कर लेने के पश्चात संबंधित अधिकारी वह सामग्री अपने साथ ले जाएगा, परंतु कोई मशीन या उपकरण ऐसा है जिसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान के स्वामी से इस आशय का बंधपत्र लेते हुए कि वह उस सामग्री में कोई छेड़छाड़ या फेरफार नहीं करेगा और जब भी न्यायालय द्वारा उसको मंगवाया जाएगा उसे उसी अवस्था में पेश करेगा, उसे उसी संस्था में छोड़ा जा सकता है और निरीक्षण के पश्चात उस व्यक्ति के कथन रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस एक्ट की धारा 17(4) के द्वारा समुचित प्राधिकारी को इन्वेस्टिगेशन की शक्तियाँ दी गई है। यदि प्रसव पूर्व गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच, लिंग निर्धारण या लिंग बताने का अपराध घटित हुआ है तो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रेफरल स्लिप, सहमति पत्र, लेब परिणाम, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स, सोनोग्राफिक प्लेट्स, रजिस्टर जिसमें मरीज का पूरा नाम, पता और जानकारी अंकित हो, मरीज की केस हिस्ट्री, फीस की रसीद, स्लिप आदि सबूत एकत्र किए जाएंगे और यदि बोगस ग्राहक भेजा गया था तो उस बोगस ग्राहक और चिकित्सक के बीच में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग तथा बोगस ग्राहक के कथन तथा उस बोगस ग्राहक के गर्भवती होने के प्रमाण प्राप्त किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि आरोपी किसे बनाया जाएगा। यदि चिकित्सक हैं तो संबंधित चिकित्सक को आरोपी बनाया जाएगा और उस संस्था के पंजीकृत स्वामी को आरोपी बनाया जाएगा। यदि संस्था का पंजीकरण किसी व्यक्ति के नाम पर है तो उस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाएगा और यदि पंजीकरण किसी संस्था के नाम पर है तो उस संस्था को आरोपी बनाया जाएगा और ऐसी स्थिति में इस एक्ट की सेक्शन 26 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 26 के अनुसार उस संस्था के निदेशक अर्थात पार्टनर्स को, प्रबंधक, सचिव, अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया जाएगा और संबंधित संस्था को भी आरोपी बनाया जाएगा। और जब संस्था के आपराधिक कृत्यों के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा, कौन कौन दायित्वाधीन होंगे, यह जानने के लिए संबंधित संस्था को लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी से जानकारी ली जा सकती है तथा संस्था के विरुद्ध भी परिवाद पेश किया जा सकता है। संस्था के विरुद्ध परिवाद पेश होने की स्थिति में CRPC की धारा 305 के अनुसार कार्रवाई होगी। समुचित प्राधिकारी अन्वेषण के पश्चात सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करेंगे। यह परिवाद इस एक्ट की सेक्शन 28 और CRPC की सेक्शन 200 के अंतर्गत पेश होगा। परिवाद के साथ नोटिफिकेशन, वह नोटिफिकेशन जिसके द्वारा समुचित प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है, उसकी कॉपी
दस्तावेज सूची, साक्षी सूची पेश की जाएगी। जो पंचनामे मौके पर बनाए गए थे वो पंचनामे पेश किए जाएंगे। लिखित आदेश है यदि समुचित प्राधिकारी का तो वो पेश किया जाएगा। कथन अगर कोई रिकॉर्ड किए गए हैं तो वो पेश किए जाएंगे और जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां पेश की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि संबंधित संस्थान का पूर्ण पता पेश किया जाएगा। और जब संस्था से जुड़े हुए लोगों को आरोपी बनाया जाता है तो वे उस हैसियत में उस संस्था से जुड़े हुए थे, इस बात के दस्तावेजी प्रमाण भी एकत्र करके प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको उपयोगी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।